ज्यादा लेंदी भी पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया था। इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था, पर काका कुछ बोल न सके। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया था। तो भाई लेखक बचपन से ही ये जो है वो हरिहर काका को जानते थे। उनके जिस स्वरूप से परिचित थे वो स्वरूप से बिल्कुल भी विपरीत थे, जिसको वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। यही चीज़ें, वो जो दुख और तकलीफ उन्होंने उनकी आंखों में देखा था उसको देखकर वो काफ़ी चिंतित हो गए थे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। आंसर है, लेखक को उसकी माँ बताया करती थी कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते। एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है, हरिहर काका उससे ज्यादा प्यार लेखक को करते थे। वे जितना खुलकर लेखक से बातें करते थे उतना किसी अन्य से नहीं। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साथ नहीं की। इस तरह उसने जाना कि काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। तो हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो लेखक से बहुत ज़्यादा ही अटैच थे। और ये सारी बातें, भाई लेखक तो बचपन में थे, उन्हें इतनी सारी बातें नहीं याद रही, लेकिन वो उनकी माँ उन्हें ये सारी चीज़ें बताया करती थी। यंत्रणाओं के बीच भी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने किससे की है, यानी ई और क्यों की है। इतनी तकलीफों में रहे तो वो किससे उनकी तुलना कर रहे हैं लेखक। यंत्रणाओं के बीच जी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने मझधार में फंसे उस नाव से की है जिस पर बैठे सवार चिल्लाकर भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो बचना तो चाहते हैं लेकिन उनको बचाने के लिए कोई आ नहीं पाता क्योंकि वो मझधार में फंसे हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी चिल्लाहट दूर दूर तक फैले सागर में उठती गिरती लहरों में खोकर रह जाती है। इस तरह उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाता और वह जहाज डूब कर रह जाता है। यानी कि इतने बड़े समुद्र में अगर कोई जहाज डूबेगा तो उसके अंदर जितने भी लोग होंगे, चाहे जितना चिल्ला लें, किसी तक आवाज़ तो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि दूर दूर तक तो समुद्र ही होता है। तो इसी तरीके से हरिहर काका की भी जो तकलीफ है वो सभी देख रहे हैं, मगर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो उनकी तकलीफ उन्होंने अपने अंदर ही रखी हुई है। वो चाहे जितना चिल्ला ले, कोई उन तक उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। चौथा प्रश्न है, लेखक के गांव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जिस गांव में हरिहर काका रहते हैं और जिस गांव से हमारे लेखक यानी मिथिलेश्वर जी ये कनेक्ट हैं, उस गांव का आपको वर्णन करना है। लेखक को गांव आरा कस्बे से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी आबादी 2,500-3 हजार से अधिक ही होगी। इस गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में स्थित ठाकुर जी का विशाल मंदिर। इसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। आगे चलकर यही ठाकुरबाड़ी गांव की पहचान बन गई। 5वां प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी के प्रबंध समिति और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठाकुरबाड़ी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है। यहाँ धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है और इसके संचालन हेतु प्रत्येक 3 साल पर एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का मुख्य कार्य गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करते हुए धर्म विमुख लोगों को रास्ते पर लाना है। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा मंदिर है। बहुत पहले बस एक साधु महात्मा आए और उन्होंने वहां पर आकर सिर्फ एक मूर्ति रख दी और धीरे धीरे वहां पर मंदिर बन गया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। समिति धीरे धीरे करके वहां पे मंदिर बना, फिर वो उसकी पूरी समिति बन गई और काफ़ी बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई। काफ़ी ज़मीन जायदाद उसके पास हो गई, धन दौलत हो गई, क्योंकि लोगों की आस्था के चक्कर वहां पर काफ़ी पैसा चढ़ावा भी जाता रहा। गांव वालों का ठाकुरबाड़ी के प्रति अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ठाकुरबाड़ी के साथ लोगों का संबंध मन और तन दोनों स्तर पर बहुत ही घनिष्ठ है। कृषि कार्य में अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं।
उन्हें ये महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो गांव के लोगों का मुख्य कार्य खेती है। खेती के बाद उनके पास जितना समय बचता है वो ठाकुरबाड़ी में व्यतीत करते हैं, क्योंकि उसमें आस्था भी रखते हैं और उनका मानना है कि ये इतना पवित्र स्थल है कि यहाँ पर कदम रखते ही उनके सारे पाप जो है धुल जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ठाकुरबाड़ी से घनिष्ठ संबंध क्यों ना बना सका। पूरे गांव वालों का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन लेखक ठाकुरबाड़ी से इतना संबंध क्यों ना बना सके, ये क्या कारण है। लेखक मन बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन वहां के साधु संत उसे फूटी आंख नहीं सुहाते। वे काम धाम करने में कोई रुचि नहीं लेते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते थे और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों की अकर्मठता और उनकी बातूनी आदतों के कारण लेखक ठाकुरबाड़ी से अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बना सकते। तो ठाकुरबाड़ी के लोग, मतलब आप बड़े बड़े धर्मस्थल में देखेंगे भी लोगों को, धार्मिक होते हैं लेकिन वो अपने आप को कर्मठ रखते हैं। लेकिन वहां के क्या थे, सभी अकर्मठ थे, दिखावा था, बातूनीपन था। इसी कारण हमारे लेखक उसे जो है उससे घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाए। प्रश्न संख्या 8 है, हरिहर काका के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हरिहर काका का खुद का परिवार तो था नहीं, उनकी 2 शादियां हुई और दोनों बीबियां ही उन्होंने जल्द ही स्वर्ग सिधार गई। उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो अपने भाई के घर पे रहते थे। हरिहर काका का भरा पूरा परिवार था। उनके 4 भाई, उन सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के एक काफी सयाने हो गए थे, 2 की शादियां हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन बिना बच्चे जने ही उनकी दोनों पतियां स्वर्ग सिधार गई, क्योंकि भरा पूरा परिवार उनके भाइयों का है, उनका खुद का कोई परिवार नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, हरिहर काका के भाइयों द्वारा अपनी पत्नियों को क्या सीख दी गई है, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया। अब हरिहर काका जो है उनकी प्रॉपर्टी पाने के लिए सभी बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन हरिहर काका के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते थे। तो एक बार हरिहर काका बहुत गुस्सा हो गए और चले गए थे। तो कहाँ चले गए थे, ठाकुरबाड़ी चले गए थे। फिर उनको मना कर जिस तरीके से वापस लाया गया, तो भाइयों ने पत्नियों को बहुत समझाया और उनके बिहेवियर में बदलाव भी आया। हरिहर काका के तीनों भाई ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरीके से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। मतलब घर में सब अच्छा तरमाल खा रहे हैं, लेकिन हरिहर काका को रूखा सूखा और बासी खाना ही खाने को दिया जाने लगा। शुरू में जब समझाया गया तो सब तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद में फिर कोई भी उनका ध्यान नहीं देता था। अपने भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोह भंग की शुरुआत कैसे हुई। भाई वो अपने भाइयों से बहुत मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह वहां से भंग होने लगा। ये शुरुआत किस तरीके से हुई। कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमाचौकड़ी मचाते। भाई खेतों पर गए रहते और औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर के हरिहर काका की आंखें भर आती थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई थी कि भाई तकलीफ के समय तो ध्यान दो, जब उनकी तबीयत खराब है तो उस समय भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए धीरे धीरे उनका लगाव कम होने लगा था अपने भाइयों के परिवार से। स्वादिष्ट पकवान की आस लगाए बैठे हरिहर काका के सामने जब रूखा सूखा खाना परोसा गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। भतीजे के मित्र के आने से घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। हरिहर काका को स्वादिष्ट पकवान मिलने की आशा थी कि भाई आज घर में इतना अच्छा खाना बना है तो उन्हें भी बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। पर जब उनके सामने रूखा सूखा भोजन आया तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप उनके सामने रूखा सूखा आया कि घर में तो भाई इतना अच्छा भोजन बना है, मुझे रूखा सूखा दिया। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आई। फिर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की,
थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया, जिससे सारा चावल बिखर गया। गरजते हुए घर की औरतों को देख लेने की धमकी दी, तो उन्होंने खाना भी फेंक दिया और फिर बहुत गुस्सा भी हुए। अगला प्रश्न है, हरियर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर किस तरह उतारा? उनकी इस प्रक्रिया को आप कितना उचित समझेंगे? अब भाई घर की औरतों ने ही तो उन्हें खाना नहीं दिया था ना। जब घर में जो खाना अगर अच्छा मिला है तो बुजुर्ग को भी वही खाना देना चाहिए। खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं आएगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुमको बताऊंगा। उनकी इस प्रक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे बात बनने की बजाय बिगड़ने की संभावना अधिक थी। तो उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी तो बात बिगड़ सकती थी, औरतें चिढ़ सकती थी, लेकिन जो औरतों ने किया वो भी सही नहीं था। परिवार वालों से हरियर काका के असंतुष्ट होने की बात महंत को कैसे पता चली? यह सुनकर महंत ने क्या किया? परिवार वालों से हरियर काका पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, ये बात ठाकुरबाड़ी के महंत तक कैसे पहुंची? हरियर काका जिस वक्त घर की औरतों को खरी कोटी सुना रहे थे, उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी भी उनके दालान में ही विराजमान थे। वार्षिक हुमात के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। उन्होंने लौटकर महंत जी को विस्तार से के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। यह सुनकर हाथ आए अवसर का लाभ उठाने के लिए महंत जी ने टीका तिलक लगाया और कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। कि वो अब भाई उनको तो ये लग गया कि हरियर काका की प्रॉपर्टी उन्हें मिल सकती है, क्योंकि वो परिवार वालों से असंतुष्ट हैं। तो जब असंतुष्ट हैं तो उन्हें हम अपने पक्ष में कर लेते हैं। यही सोचकर महंत वहां पर चल दिए उनको ठाकुरबाड़ी लाने के लिए। हरियर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने क्या क्या उपाय किए? हरियर काका का दिल जीतने के लिए महंत जी ने स्वादिष्ट भोजन खिलाने और धर्म चर्चा करने जैसे उपाय अपनाए। उन्होंने रात में हरियर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन दिए, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, इन्हें पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा था, मन की शांति भी प्राप्त हो रही थी। तो इस तरीके से महंत जी प्रयास कर रहे थे कि हरियर काका का दिल जीत लिया जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाए। हरियर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी में रात बिताने पर उनके भाइयों पर क्या बीती? अब हरियर काका गुस्सा होकर चले गए थे ठाकुरबाड़ी। अब वहां पे जब उन्होंने रात बिताई तो भाइयों पर क्या बीती, क्योंकि भाइयों को भी अब लगने लगा कि उनके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है। हरियर काका को लाने के लिए उनके भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे, पर काका का मन अशांत होने की बात कहकर महंत जी ने उन्हें वापस न जाने दिया। इसमें काका के तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के ना रहेंगे। तो उनको अभी भी हरियर काका का मोह नहीं था। उन्हें अभी भी ये था कि उनके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है। प्रश्न संख्या 16 है, ठाकुरबाड़ी से लौटे हरियर काका सुखद आश्चर्य में क्यों पड़ गए? अब ठाकुरबाड़ी से जैसे तैसे भाई मना तो लाए, फिर क्या हुआ? ठाकुरबाड़े से लौटे हरियर काका सुखद आश्चर्य में इसलिए पड़ गए क्योंकि परिवार के जिन सदस्यों को उनसे बात करने की फुर्सत ना थी, वही सब अब सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। उनके भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। इतनी खातिर करी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार मिलने लगा तथा घर की महिलाएं उनकी सेवा में तल्लीन रहती थीं। प्रश्न संख्या 17 है, हरियर काका ठाकुरबाड़ी के नाम पर जमीन लिखने में हो रही देरी के बारे में महंत जी ने क्या अनुमान लगाया? इसके लिए उन्हें क्या विकल्प नजर आया? अब ठाकुरबाड़ी के महंत ने बहुत कोशिश करी कि हरियर काका किसी तरीके से प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, लेकिन इसमें देर हो रही थी। तो इसके लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि क्यों देरी हो रही है और फिर उन्होंने क्या विकल्प सोचा।
हरियर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखने में जो देरी हो रही थी, उसके बारे में महंत जी ने यह अनुमान लगाया कि हरियर धर्म संकट में ना पड़ गया हो। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दे, तो दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरियर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। बाद में हरियर काका स्वयं राजी हो जाएंगे, यानी कि उसने ये विकल्प निकाला कि हम उन्हें किडनैप करके ले आते हैं, जोर जबरदस्ती से हम प्रॉपर्टी नाम करवा लेते हैं और बाद में हम उनको मना लेंगे, है ना। तो ये विकल्प उन्होंने सोचा था। महंत जी ने हरियर काका का अपहरण किस तरह किया, किस तरह करवाया था उनका अपहरण। हरियर काका से उनकी जमीन की का वसीयत करवाने के लिए महंत जी ने उनके अपहरण का रास्ता अपनाया। इसके लिए आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरियर काका के दालान पर आ धमके। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक ठाकुरबाड़ी के लोग उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। तो इस तरीके से जो है हरियर काका का किडनैप करवा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर काका को छुड़ाने में असफल रहने पर उनके भाई क्या सोचकर पुलिस के पास गए। जब भाई वहां का किडनैप हो गया तो उनको नहीं छुड़ा पाए, तो फिर वो पुलिस के पास गए थे। तो क्या सोच कर गए थे? हरियर काका के भाई उन्हें ठाकुरबाड़ी से छुड़ा पाने में असफल रहे, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के लोग काफी शक्तिशाली थे और ये बेचारे तीन क्या करते। तो वे यह सोचकर पुलिस के पास गए कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था, यानी कि उन्हें लगा था कि वो लोग अंदर से जो है वार करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, सब गायब हो गए थे और जो है हरियर काका को हाथ पैर मुंह बांध के एक जगह पर कमरे में कैद कर गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस द्वारा ठाकुरबाड़ी के कमरे से मुक्त कराए गए काका ने वहां के महंत, पुजारी और साधुओं की किस असलियत से परिचय कराया। कि मतलब जब वो वहां से छूटे तो फिर उन्हें समझ में आया कि वहां ठाकुरबाड़ी के जितने भी महंत हैं वो किस तरीके के हैं। पुलिस ने जब हरियर काका को ठाकुरबाड़ी के एक कमरे से निकालकर बंधन मुक्त किया और उनके मुंह में ठुसा कपड़ा निकाला, तो हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दा फाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। वे उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं ताकि जमीन जायदाद पर कब्जा कर सके। तो ये सारी चीजें जब उन्हें पुलिस ने उनको आजाद कराया तो ये सारी बात उन्होंने पुलिस को बताई। ठाकुरबाड़ी से छुड़ा कर लाए गए हरियर काका की सुरक्षा के लिए उनके भाइयों ने क्या क्या प्रबंध किए थे। अब क्या क्या प्रबंध किए, छुड़ाकर तो ले आए, अब उनकी सुरक्षा जरूरी थी, तो क्या किया उन्होंने। ठाकुरबाड़ी के महंत हरियर काका को बलपूर्वक अपने साथ ना ले जा सके। इसे रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनके भाइयों द्वारा अपने रिश्ते नाते के जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया। यानी कि परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं वो बलिष्ठ होते हैं, उनको बुला लिया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर के से गांव में निकलते तो 4-5 संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते और रात में आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते थे। तो इस तरह से उनकी सुरक्षा की जा रही थी उनके भाइयों के द्वारा। ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाए गए हरियर काका अपने घर में किस वातावरण में अनजान थे। अब वो वहां से छुड़ाकर लाए तो गए, लेकिन घर के किस वातावरण से अनजान थे, क्योंकि घर के लोग भी अब उनसे प्रॉपर्टी ही चाहते थे। उनके घर में वो लालच उनके भी बसा हुआ था। ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाने के बाद अपने ही घर में हरियर काका के बारे में नया वातावरण तैयार हो गया था। उन्हें ठाकुरबाड़ी से जिस दिन वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जमीन, अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दें।
वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत के गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। मतलब आप ये सारी प्रॉपर्टी भतीजों के नाम कर दो, नहीं तो महंत किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक समझाने का तरीका उनको अपनाया जा रहा था। परिवार वाला द्वारा जमीन उनके नाम लिखने की बात पर हरिहर काका की क्या प्रतिक्रिया थी? जब परिवार वाले कह रहे थे कि जमीन लिख दो, तो इस पे हरिहर काका ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी? महंत द्वारा पुनः काका का अपहरण करके जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने के भय से मुक्ति पाने के लिए हरिहर काका के परिवार वाले बार बार उनसे जमीन जायदाद परिवार वालों के नाम लिखने के लिए कहते। इस बात पर हरिहर काका साफ नकार देते थे, यानी कि उसे पूरी तरीके से मना कर देते थे कि मैं नहीं लिखूंगा। वे कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, यानी कि वो ले तो गया है निशान, लेकिन हमने मुकदमा कर दिया क्योंकि हमसे जबरन लिया गया है। हरिहर काका के भाइयों और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था, स्पष्ट कीजिए। ठाकुरबाड़ी के महंत का जो व्यवहार था वो उनके भाइयों का भी व्यवहार था, उसमें कोई अंतर नहीं था, ये बताने, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ अत्याचार करते हैं। जब हरिहर काका ने अपने भाइयों के कहने पर अपनी जमीन जायदाद उनके नाम नहीं किया, तो उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुर्म और अत्याचार किया। जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए। इसके अलावा उन्हें खूब मारा पीटा तथा उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। इससे स्पष्ट है कि हरिहर काका के भाइयों और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। प्रश्न संख्या 25 है, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने क्या योजना बना रखी थी? यानी कि जब हरिहर काका की मृत्यु हो जाएगी तो किस तरीके से इनकी जमीन जायदाद वो हथियाएंगे। हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली थी। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। इस योजना द्वारा वो काका की जमीन को कब्जाना चाहते थे कि वो किस तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए, अब हम आ चुके हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, महंतों और मठाधीशों का लोभ बढ़ाने में लोगों की गहन धार्मिक आस्था का भी हाथ होता है। हरिहर काका पाठ के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो ये एक मूल परक प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अथवा दूसरा, लोगों की गहन धार्मिक आस्था के कारण महंत और मठाधीशों में लालच एवं शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इससे आप कितना सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, देखिए, लोगों की धार्मिक आस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों वे अपने हर अच्छे कार्य का श्रेय धर्म के देवालयों में विराजमान अपने आराध्य को देने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि ऐसा उनके परिश्रम के कारण हुआ है। अपनी खुशी की अभिव्यक्ति एवं अपने आराध्य के प्रति वे कृतज्ञता प्रकट करने के लिए धन, रुपए, जेवर आदि अर्पित करते हैं। उनकी इस भावना का अनुचित लाभ वहां उपस्थित महंत और मठाधीश उठाते हैं। भाई, भगवान को तो धन दौलत नहीं चाहिए ना, इसका लाभ कौन उठाते हैं? वो जो मठाधीश होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। और धर्म का भय तथा स्वर्गलोक का मोह दिखाकर लोगों को उकसाते हैं, और वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों से उनकी स्वार्थ पूर्ति, लोभ, लिप्सा एवं उदर पूर्ति का साधन बनता है। यानी कि वो और डर दिखाते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ठाकुरबाड़ी में ज्यों ज्यों चढ़ावा आता और त्यों त्यों वहां के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं का लोभ इस तरह बढ़ जाता कि वे साधु ही नहीं मानवता को छोड़कर हैवानियत पर उतर आते हैं। वे हरिहर काका की जमीन हड़पने के लिए मानवता को कलंकित करने से भी बाज नहीं आते। इस तरह निसंदेह मनुष्य की गहन धार्मिक भावना महंतों और मठाधीशों के लोभ, लालच और स्वार्थपरकता पैदा करती है। तो इस तरीके के मूल परक प्रश्न आपके पास बहुत आ सकते हैं। तो मैंने इसी तरह की कोशिश करी है कि आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाएं।
अगला प्रश्न है, हरिहर काका नामक पाठ में लेखक ने ठाकुरबाड़ी की स्थापना एवं उनके बढ़ते कलेवर के बारे में क्या बताया, कि मतलब ठाकुरबाड़ी किस तरीके से बनी और धीरे धीरे उसने कैसे अपना स्वरूप इतना बढ़ा लिया, इसके बारे में। हरिहर काका नामक पाठ में लेखक ने ठाकुरबाड़ी की स्थापना एवं उनके विशाल होते कलेवर के बारे में बताया है कि पहले जब गांव पूरी तरह बसा नहीं था, तब ही कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी की मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो, लड़के की नौकरी मिल जाए, फिर इससे उनको सफलता मिलती। वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी थी, जिससे ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना हो गया था। तो वो छोटा सा मंदिर आज बहुत बड़ा मंदिर बन चुका था, एक ट्रस्ट बन चुका था और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा आ चुका था। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के गांव के लोग ठाकुरबाड़ी और ठाकुर जी के प्रति अगाध भक्ति भावना रखते हैं। हरिहर काका पाठ के आधार पर बताइए, मतलब गांव के जो सभी लोग हैं वो ठाकुरबाड़ी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, ये आपको बताना है। यूं तो ठाकुरबाड़ी में सदा ही भजन कीर्तन होता रहता है, पर बाढ़ और सूखा जैसी आपदा की स्थिति में वहां तंबू लग जाता और अखंड कीर्तन शुरू हो जाता। इसके अलावा गांव में पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता। दिवाली का पहला दीप ठाकुर जी में ही जलता। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही जाती। ठाकुरबाड़ी में ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते। लोगों के खलियान में मड़ाई होकर अनाज ढेरी तैयार हो जाती। तब ठाकुर जी के नाम पर एक भाग निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे। तो पहले क्या होता था, ठाकुरबाड़ी को अनाज चलता था, उसके बाद लोग अपने घर उस अनाज को ले जाया करते थे। महंत जी ने हरिहर काका की जमीन हड़पने के लिए धर्म, मोह, माया का सहारा किस तरह लिया, उनका ऐसा करना आप कितना उचित मानते हैं? तो उन्होंने, सही बात है, धर्म का बहुत मतलब कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा, आपको परलोक मिलेगा, जैसी बहुत सारी बातें करी थी, है ना। खलियान की ओर से जाते हुए गुस्साए हरिहर काका को महंत जी अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए और उनकी जमीन पाने के लिए धर्म, मोह और माया का सहारा लेते हुए काका को समझाते हुए कहने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उनके सिवाय कोई तुम्हारा नहीं, अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते हैं। महंत द्वारा हरिहर काका के साथ जैसा व्यवहार किया गया उसे मैं तनिक भी उचित नहीं मानता, क्योंकि इससे महंत काका की जमीन हड़पना चाहते थे। इसके अलावा वे काका के मन में उनके परिवार और भाइयों के प्रति दुर्भावना भी भर रहे थे। तो एक तरीके से वो अपना स्वार्थ साध रहे थे कि सारी जमीन मिल जाए, लेकिन दूसरे तरीके जिसके लिए वो तरीका अपना रहे थे वो उनके भाइयों और परिवार की तरफ जो है वो दुर्भावना भर रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। अगला प्रश्न है, लोभी महंत एक और हरिहर काका को यश और बैकुंठ का लोभ दिखा रहा था, तो दूसरी ओर पूर्व जन्म के उदाहरण द्वारा भय भी दिखा रहा था, स्पष्ट कीजिए। तो क्या कहता है, ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिखकर स्वर्ग प्राप्त करोगे, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी और सूरज चांद के रहने तक तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इससे साधु संत भी तुम्हारे पांव पसारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठाकुर जी के साथ ही तुम्हारी ही भी आरती गाई जाएगी। महान तुमसे कह रहा था कि पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। बहुत 2 शादियां करी थी, दोनों ही पत्नियां बहुत समय ही उनको ज्यादा समय तक नहीं रही, उनको साथ छोड़कर चली गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम अकारथ ना जाने दो।
ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे, यानी कि तुम अगर इतनी जमीन दोगे तो वो तुम्हें मोक्ष की बारिश कर देंगे तुम्हारे ऊपर। मैं अपने लिए तो तुमसे नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह तुम्हें बता रहा हूं। कि मतलब तुम इस लोक में तो सुधरो ही और तुम्हें परलोक भी अच्छे से प्राप्त हो। महंत की बातें सुनकर हरिहर काका किस दुविधा में फंस गए, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। महंत ने उन्हें बहुत लोभ दिखाया, ठीक है, लोक परलोक सबका। तो इसके बाद हरिहर काका किस दुविधा में फंसे थे। महंत की बातें सुनकर हरिहर काका अपनी जमीन किसे दें, भाइयों को या ठाकुर जी के नाम लिखें, इस दुविधा में फंस गए। वे सोचने लगे कि 15 बीघे खेत भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा, सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात है। तो इस तरीके की वो दुविधा में फंसे थे कि ठाकुर बाड़ी को दें कि भाइयों को दें, ये वो तय नहीं कर पा रहे थे। ठाकुर बाड़ी के साधु संतों के व्यवहार से काका को किस वास्तविकता का ज्ञान हुआ, साधु संतों का ऐसा व्यवहार कितना उचित है। ठाकुरबाड़ी के महंत और अन्य साधु संत जब काका का अपहरण कर ठाकुरबाड़ी ले आए और कुछ सादे और कुछ लिखे कागजों पर जबरन काका के अंगूठे का निशान लिया, तब काका को संतों के उस व्यवहार का पता चला जो मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ करते हैं, कि मुंह में तो राम रखते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। उन्होंने आदर का पात्र बने महंत के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इस रूप में आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह स्वयं महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार मत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। साधु संत जो मोह माया से दूर एवं परोपकारी प्रवृत्ति के समझे जाते हैं, उनके द्वारा ऐसा व्यवहार हर दृष्टि से अनुचित था। अगला प्रश्न है, आप हरिहर काका के भाई की जगह होते तो क्या करते। अगर आपका भाई ऐसा हरिहर काका का होता तो आप क्या करते। यदि मैं हरिहर काका की भाई की जगह पर होता तो हरिहर काका से पूर्णतः सहानुभूति रखता। मैं मन में यह सदा बिठाए रहता कि हरिहर काका की पत्नी इस दुनिया में नहीं है और ना उनकी अपनी कोई संतान। परिवार का सदस्य और सहोदर भाई होने के कारण मैं उनके मन में यह भावना आने ही ना देता कि वे भरे पूरे परिवार में अकेले होकर रह गए हैं। मैं उनके खाने और उनकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता। ऐसा मैं उनकी जमीन जायदाद के लोभ में नहीं करता, बल्कि पारिवारिक सदस्य सहोदर भाई होने के अलावा मानवता के आधार पर भी करता। मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों से काका के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता, ताकि उन्हें ठाकुरबाड़ी जैसी जगह जाने और महंत जैसे ढोंगियों के बहकावे में आने की स्थिति में न आती। मैं उन्हें खाना खिलाकर स्वयं खाता और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देता। लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही तरह के प्रश्न आपको करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि खेल ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सपनों कैसे दिन नामक पाठ से ज्ञात होता है कि लेखक और उसके बचपन के साथी मिलजुल कर खेलते थे। खेल खेल में जब उन्हें चोट लग जाती और धूल एवं रक्त जमे कई जगह से छिले पांव लेकर घर जाते तो सभी की माँ, बहनें और बाप उन पर तरस नहीं खाने की जगह बुरी तरह पिटाई करते। फिर भी वे अगले दिन फिर खेलने चले जाते। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों का खेलना सबसे अधिक पसंद है। बात सही है। तो ये चीज़ हम सभी को पता तो है कि बच्चों को खेलना बहुत अधिक पसंद है, लेकिन हमें ये पाठ के आधार पर स्पष्ट करना था। तो ये बात ये स्पष्ट करती है कि बच्चों को खेलना बहुत अधिक पसंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लेखक के बचपन के समय बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, ये बात स्पष्ट करनी है। तो लेखक और लेखक के जितने मित्र थे उन्हें पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। अपने बचपन के दिनों में लेखक जिन बच्चों के साथ खेलता था उनमें अधिकांश तो स्कूल जाते ही न थे, और जो कभी गए वे पढ़ाई में अरुचि होने के कारण किसी दिन अपना बस्ता तालाब में फेंक आ गए और फिर स्कूल गए ही नहीं। उनका सारा ध्यान खेलने में रहता। इससे स्पष्ट है कि लेखन के बच्चे बचपन के दिन में बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे ही, अब उनकी संगति हमारे लेखक की ऐसी थी कि उनमें कोई पढ़ने वाला था ही नहीं, तो उनको भी पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता था। प्रश्न 3, लेखक के बचपन में बच्चों के ना पढ़ पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे, इससे आप कितना सहमत हैं? आप कैसे कह सकते हो कि जो उनके पेरेंट्स थे वो बिल्कुल वही जिम्मेदार थे कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे? तो ये हमें पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है और बताना भी है। भाई सहमत का मतलब है कि पाठ के आधार पर आप ये चीज़ कैसे बताएंगे। लेखक के बचपन में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास नहीं करते थे। परचूनिया और अड़हातिये जैसे कारोबारी भी अध्यापक से कहते कि मास्टर जी, हमें इसे कौन सा तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा पढ़ जाए तो पंडित घनश्याम दास से मुनीमी का काम सिखा देंगे। स्कूल में अभी तक ये कुछ भी नहीं सीख पाया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई ना हो पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे। तो अभिभावकों के लिए जो है वो पढ़ाई इतनी थी कि हिसाब किताब आ जाए ताकि सामान खरीदना और बेचना वो समझ जाए। इससे अलावा उनके लिए पढ़ाई कोई भी मायने नहीं रखती थी। इसीलिए जब बच्चे पेरेंट्स ही नहीं इस चीज़ को चाहते थे तो बच्चों के अंदर भी वो इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी की छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में लेखक ने क्या अंतर पाया है? जब छुट्टियां शुरू होती थी और जब छुट्टियां आखिर में आती थी तो वो अंतर क्या होता था? लेखक ने बताया है कि जब गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने की हुआ करती थी, छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह तक बच्चे खूब खेल कूद किया करते थे। वे सारा समय खेलने में बिताया करते थे। छुट्टियों के आखिरी 15-20 दिनों में अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य पूरा करने का हिसाब लगाते और एक कार्य पूरा करने की योजना बनाते हुए उन छुट्टियों को भी खेल कूद में बिता देते। कि मतलब पहले तो जैसे ही स्टार्ट हुई, पहले तो छुट्टियां होती भी बहुत थी, 1.5-2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। तो अब उन छुट्टियों में क्या करते थे, पहले छुट्टियां शुरू हुई तो चलो पहले खेल लेते हैं, खूब खेल लेते हैं। अब जब आखिरी के 15-20 दिन बचे, अब होमवर्क का याद आता था। होमवर्क करने बैठे तो कहते चलो हिसाब लगाते, 100 क्वेश्चन है, हम इतने इतने करेंगे तो 20 दिन में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 दिन बचते, इतने इतने करेंगे हो जाएगा। 5 दिन बचते, 2 दिन कहते, फिर एंड में आता रहने दो, इससे ज़्यादा क्या है, पिटाई खा लेंगे। तो ये सारी योजनाएं बना करती थी आखिर में, और आखिर में आके जो है होमवर्क हुआ ही नहीं करता था। लेखक ने सस्ता सौदा किसे कहा है और क्यों? जो बात मैंने अभी आपको बताई ना कि होमवर्क करने से अच्छा लगता था कि उनको पिटाई खा लेंगे, तो वो होता था उनका सस्ता सौदा। लेखक ने सस्ता सौदा उस समय के मास्टरों द्वारा की जाने वाली पिटाई को कहा है। इसका कारण यह है कि उस समय के अध्यापक गर्मी की छुट्टियों के लिए 200 सवाल दिया करते थे। बच्चे इसके बारे में तब सोचते जब उनकी छुट्टियां 15-20 दिन बचती। वे सोचते कि एक दिन में 10 सवाल करने पर भी 20 दिन में पूरा हो जाएगा। इस 10 दिन और बीतने पर वह 20 सवाल प्रतिदिन पूरा करने की बात सोचते, पर काम न करते। अंत में मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर उसे स्वीकार कर लेते कि ठीक है चलो भाई, इससे तो अच्छा होमवर्क करने से अच्छा तो सस्ता सौदा ये है कि एक दिन खाली पिटाई ही खा लेंगे, तो वो उन्हें ज़्यादा आसान लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने 7वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई की उसमें स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी का योगदान अधिक था, स्पष्ट कीजिए। अथवा लेखक की पढ़ाई में हेडमास्टर शर्मा जी के का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो लेखक हमारे जो है वो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको कॉपी किताबें वगैरह खरीद के दे पाते ताकि वो पढ़ाई आगे अच्छे से कर सके। तो फिर क्या होता था कि जो है उनके पास उनके जो हेडमास्टर थे वो किसी बच्चे की पुरानी किताबें वगैरह ला के देते थे जिससे इनकी पढ़ाई हुआ करती थी। लेखक को याद है कि उस समय पूरे साल की किताबें 1 या 2 रुपए में आ जाती थी, फिर भी अभिभावक पैसे की कमी के कारण नहीं दिला पाते थे।
ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई भी तीसरी चौथी में छूट जाती। परंतु स्कूल के हेडमास्टर जो किसी अमीर परिवार के बच्चों को पढ़ाने जाते थे, वे उसकी पुरानी किताबें प्रतिवर्ष लेखक को दे दिया करते थे। इससे लेखक ने 7वीं तक की पढ़ाई कर ली। इस तरह से उनकी पढ़ाई में स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी का विशेष योगदान रहा, क्योंकि अगर किताबें नहीं मिलती तो शायद पढ़ाई भी आगे ना हो पाती, अगर हेडमास्टर जी ने उनका साथ ना दिया होता। अगला क्वेश्चन है, पीटी मास्टर प्रीतम चंद को देखकर बच्चे क्यों डरते थे? वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, पिटाई उन बहुत भयंकर करा करते थे, पनिशमेंट भी बहुत भयानक दिया करते थे। पीटी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिंगना कंद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा, यानी माता के दाग यानी कि चिकन पॉक्स जो निकलती है ना उसके, और बांस सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भी ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनका ऐसा व्यक्तित्व बच्चों के मन में भय पैदा करता और वे डरते थे। तो मतलब मुस्कुराते नहीं तो उनको इससे लगता था कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और पनिशमेंट भी बहुत भयानक दिया करते थे। तो इसलिए बच्चे जानते थे कि इनको गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, उनका जो उनका जो कद काठी और पहनावा जो था वो भी उन बच्चों को थोड़ा सा डराता था। प्रश्न संख्या 8 है, फारसी की कक्षा में मास्टर प्रीतम चंद ने किस तरह शारीरिक दंड दिया जो बच्चों को आजीवन याद रहा? तो प्रीतम चंद जी जो है वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे? फारसी पढ़ाते थे। तो फारसी में उन्होंने कुछ याद करने के लिए एक बार दिया, और जब नहीं याद हुआ तो बच्चों को मुर्गा बना दिया करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाते। बच्चों को फारसी अंग्रेजी से भी कठिन लगती थी। एक सप्ताह बाद ही प्रीतम चंद ने बच्चों को शब्द रूप याद करके आने और उसे जबानी सुनाने को कहा। ठीक है, संस्कृत में आप लोग शब्द रूप होते हैं ना, वैसे फारसी में भी होते हैं, पर कठिन होने के कारण कोई सुना न सका। यह देख प्रीतम चंद को गुस्सा आया और उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना दिया। मुर्गा बनने का ढंग कष्टदायी होता था। उनके द्वारा दिया गया यह शारीरिक दंड बच्चों को आजीवन नहीं भूल सके। तो मतलब मुर्गा जो बनने का एक जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा टफ होता है। सर नीचे होती है, कमर ऊपर हो जाती है, इसमें बहुत दर्द भी होता है। तो इस तरीके से उनको ये जो पूरा प्रोसीजर था इतना कष्टकारी था, इसलिए उन्हें हमेशा याद रहा। प्रश्न संख्या 9 है, हेडमास्टर ने प्रीतम चंद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? प्रीतम चंद बहुत सख्त जो है वो सजाएं दे करते थे, मगर हेड मास्टर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि प्रीतम चंद इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बच्चों को ऐसी पनिशमेंट देते हैं, तो फिर उन्होंने कार्रवाई करी। वो कार्रवाई क्या थी? हेडमास्टर शर्मा जी ने देखा कि प्रीतम चंद ने छात्रों को मुर्गा बनाकर शारीरिक दंड दे रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया। उन्होंने प्रीतम चंद के निलंबन का आदेश रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहां के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हरजीलाल के आदेश को मंजूरी मिलना आवश्यक था। तब तक प्रीतम चंद स्कूल नहीं आ सकते थे। तो मतलब उनको तुरंत ही बर्खास्त निलंबित कर दिया गया था। तो ये कार्रवाई करी थी क्योंकि बच्चों को वो बहुत कठिन पनिशमेंट देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम चंद के निलंबन के बाद भी बच्चों के मन में उनका डर किस तरह समाया था? कि मतलब ये पता था कि उनका निलंबन हो गया है, लेकिन जैसे ही फारसी के पीरियड की घंटी बजती, बच्चे मारे डर के वहाँ इकट्ठा हो जाया करते थे कि अब जो है प्रीतम चंद आने वाले हैं। जब तक उनकी जगह पे कोई दूसरा अध्यापक नहीं आता, तब तक उनकी सांसें अटकी रहती थी। विद्यालय के लड़के पीटी मास्टर प्रीतम चंद की पिटाई से इतने डरे हुए थे कि यह पता होते हुए भी कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद को जब तक नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चों की छाती धक धक करती फटने को आ जाती कि मतलब प्रीतम चंद जी का पीरियड हो गया। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना जाते, उनके चेहरे मुरझाए रहते। इस तरह उनका डर बच्चों के मन में जमकर बैठा हुआ था। मतलब कि उनको पता है कि निलंबन हो चुका है, नहीं आ सकते,
लेकिन फारसी की घंटी बजते ही उन लोग की जान आधी हो जाती थी कि पता नहीं अब प्रीतम चंद आएंगे। जब तक दूसरे मास्टर नहीं आ जाते क्लास में तब तक उनकी सांसें अटकी रहती थी। अब हम आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, अभी तक लघुत्तरीय थे, 10 क्वेश्चन हमने लघुत्तरीय किए, अब दीर्घोत्तरीय हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने विद्यालय को हरा भरा बनाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो उनका विद्यालय काफी हरा भरा था, वो आपको बताना है, और आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है ये बताना है। लेखक के विद्यालय में अंदर जाने के रास्ते में दोनों ओर अलियार के बड़े बड़े ढंग के कटे छटे झाड़ उगे हुए थे। उसे उनके नीम जैसे पत्तों की गंध अच्छी लगती थी। इसके अलावा उन दोनों क्यारियों में कई तरह के फूल उगाए जाते थे। इनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी कलियां होती थी, जिनकी महक बच्चों को आकर्षित करती थी। ये फूलदार पौधे विद्यालय की सुंदरता में वृद्धि करते थे। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी विद्यालय को स्वच्छ बनाते हुए हरा भरा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें तरह तरह के पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए और विद्यालय को हरा भरा बनाने में योगदान देना चाहिए। तो हम जहाँ कहीं भी रहें वहाँ सब कुछ हरा भरा रहे, तो ये ध्यान रखिए कि उससे आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन रहता है। इसलिए जो है हमें अपने स्कूल, अपने घर के आसपास जो है ऐसी हरियाली रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक और उसके साथियों द्वारा गर्मी की छुट्टियां बिताने का ढंग आजकल के बच्चों द्वारा बिताई जाने वाली छुट्टियों से किस तरह अलग होता है। मतलब लेखक जिस तरीके से बिताते थे और आज के बच्चे किस तरीके से बिताते हैं, ये दोनों आपको बताने। तो सबसे पहले आप लेखक की छुट्टियों का ढंग बताएंगे, फिर आजकल के। लेखक और उसके साथी गर्मी की छुट्टियां खेल कूद कर बिताते थे। वे घर से कुछ दूर तालाब पर चले जाते, कपड़ों को उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। मतलब गीला शरीर है तो फिर उस पर रेत चिपक जाएगी। गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। फिर उस तरफ भागते कहाँ? तालाब की तरफ। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत के गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भागते। मतलब ये प्रोसीजर वो कम से कम 7-8 बार या कभी कभी इससे ज्यादा भी बार करते थे। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार करते हुए आनंदित होते थे। मतलब पानी में जाते, शरीर गीला होता, मिट रेत पे लौटते, फिर पानी में जाते, फिर रेत में आते, फिर मतलब ये प्रोसीजर कम से कम 5-10 बार या 15-20 बार किया करते थे। आजकल के बच्चों द्वारा ग्रीष्म अवकाश पूरी अलग ढंग से बिताया जाता है। अब तालाब न रहने से वहां नहाने का आनंद नहीं लिया जा सकता। बच्चे घर में रहकर लूडो, चेस, वीडियो गेम, कंप्यूटर पर गेम जैसे इंडोर गेम्स खेलते हैं। वे टीवी पर कार्टून और फिल्में देखकर अपना समय बिताते हैं। कुछ बच्चे माता पिता के साथ ठंडे स्थानों या पर्वतीय स्थानों की सैर के लिए भी जाते हैं। बहुत से बच्चे ननिहाल भी जाते हैं। तो ऐसे तरीके से जो बिताया जाता है जो आजकल के बच्चे के हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निलंबित कर दिया गया। निलंबन के औचित्य और उस घटना से उभरने वाले जीवन मूल्यों पर विचार डालिए। ठीक है, तो उन्होंने इतना भयानक बच्चों को दंड देते थे कि इसी वजह से जो है हेड मास्टर जी ने उनको निलंबित किया था। मास्टर प्रीतम चंद सख्त अध्यापक थे। वे छात्रों की जरा सी गलती देखते ही उनकी पिटाई कर देते थे। वे छात्रों को फारसी पढ़ाते थे। छात्रों को पढ़ाते हुए अभी 1 सप्ताह भी न बीता था कि प्रीतम चंद ने उन्हें शब्द रूप याद करके आने को कहा। अगले दिन जब कोई भी छात्र शब्द रूप न सुना सका तो उन्होंने सभी को मुर्गा बनवा दिया और पीठ ऊंची करके रख होने के लिए कहा कि मतलब मुर्गा बनो और पीठ ऊंची करो तो सर बहुत नीचे हो जाता है। इसी समय हेडमास्टर साहब वहां आ गए। उन्होंने प्रीतम चंद को ऐसा करने से तुरंत रोकने के लिए कहा और उन्हें निलंबित कर दिया। प्रीतम चंद का निलंबन उचित ही था, क्योंकि बच्चों को इस तरह फारसी क्या कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। शारीरिक दंड होने से बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इससे बच्चे दब्बू हो जाते हैं। उनके मन में अध्यापकों और शिक्षा के प्रति भय समा जाता है। इससे पढ़ाई में उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
सपनों कैसे दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या धारणा थी। जीवन मूल्यों के संदर्भ में उनके औचित्य पर अपने विचार लिखिए। तो हेडमास्टर जी शर्मा जी की बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या राय थी, तो हेडमास्टर जी क्या सोचते थे, वो सारी चीजें इसमें आपको अपने विचार प्रकट करने, पहले वो बताएंगे और फिर उस पर आप अपने विचार लिखेंगे। सपनों के से दिन पाठ में वर्णित हेडमास्टर शर्मा जी बच्चों से प्यार करते। वे बच्चों को प्रेम, अपनत्व, पुरस्कार आदि के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रखते हुए उन्हें पढ़ाने के पक्षधर थे। वे गलती करने वाले छात्र की भी पिटाई करने के पक्षधर न थे। जो अध्यापक बच्चों को मारने पीटने या शारीरिक दंड देने का तरीका अपनाते थे, उनके प्रति उनकी धारणा अच्छी न थी। ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध वे कठोर कदम उठाते थे। ऐसे अध्यापकों को स्कूल में आने से रोकने के लिए वे उनके निलंबन तक की सिफारिश करते थे कि मगर स्कूल में है तो आप उनको हटा दीजिए। हेडमास्टर शर्मा जी का ऐसा करना पूरी तरह उचित था, क्योंकि बच्चों के मन में शिक्षा का भय निकालने के लिए मारपीट जैसे तरीकों को बच्चों से कोसों दूर रखना जाना चाहिए। मारपीट के भय से अनेक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो बहुत से डरे सहमे कक्षा में बैठे रहते हैं और पढ़ाई के नाम पर किसी तरह दिन बिताते हैं। ऐसे बच्चों के मन में अध्यापकों के सम्मान के नाम पर घृणा भर जाती है, तो वो क्या है, टीचर्स से चिढ़ने लगते हैं, पढ़ाई से चिढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, उस समय क्या था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, खेलो कूदो नहीं, ये एक सोच थी उनकी, जबकि खेलना कूदना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम जहाँ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं वही हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हम फ्रेश माइंड से अच्छा पढ़ पाते हैं। सपनों के ऐसे दिन पाठ में जिस समय का वर्णन हुआ है उस समय अधिकांश अभिभावक अनपढ़ थे। वे निरक्षर होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। इतना ही नहीं, वे खेल कूद को समय गंवाने से अधिक कुछ नहीं मानते थे। तो पढ़ाई को तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, खेल कूद को भी समय गंवाना समझते थे। अपनी इस सोच के कारण बच्चे खेल कूद में जब चोटिल हो जाते और कई जगह छिला पांव लिए आते, तो उन पर रहम करने की जगह पिटाई होती। यानी कि बच्चों को चोट लगी, उस पर उनको प्यार करे, दुलार करे, बैंडेज करे, उस पर उनको और पिटाई पड़ती थी। वे शारीरिक विकास और जीवन मूल्यों के उन्नयन में खेलों की भूमिका को नहीं समझते थे। इसीलिए बच्चों को खेल कूद में रुचि लेना उन्हें अप्रिय लगता था। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी विशेष महत्व है। बात सही है। देखिए, आजकल हम लोग के जो स्कूल में पीरियड्स लगते हैं उनमें कम से कम 1 या 2 पीरियड्स तो एक्टिविटी पीरियड होते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो शारीरिक व्यायाम कर सकें। ये खेल कूद एक और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, तो दूसरी ओर सहयोग की भावना, पारस्परिकता, सामूहिकता, मेल जोल रखने की भावना, हार जीत को समान समझना, त्याग, प्रेम, सद्भाव जैसे जीवन मूल्यों को उभारते हैं तथा उन्हें मजबूत बनाते हैं। इन्हीं जीवन मूल्यों को अपना कर व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। तो खेलने से सिर्फ ये नहीं होता है कि हम समय बर्बाद करें, उससे हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। क्वेश्चंस रहे जो आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़न के पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। टोपी शुक्ला का जो एकदम करीबी फ्रेंड था इफ़न, उसका आपको यहाँ पर पूर्वजों का परिचय देना है। इफ़न के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे। वे ये वसीयत करके मरे कि लाश करबला के ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह पढ़कर इफ़न का बाप हुआ। इसके बाद इफ़न और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत का होकर रह गया। तो ये थे उसके पूर्वज जो कि मौलवी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है,
लखनऊ आकर भी इफ़न की दादी की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई थी, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा क्यों था कि उनकी एक पहचान अलग से बनी हुई थी? क्या था ये? इफ़न की दादी लखनऊ के पूरब की रहने वाली थी। वे जमींदार की बेटी थी जो विवाह के बाद अपनी ससुराल लखनऊ आ गई। वे यहाँ भी पूर्वी बोलती थी। वे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल का जीता जागता नमूना थी। वे रोज़ा नमाज की पाबंद थी, परंतु इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो उन्होंने प्रार्थना की, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। वे सदा मायके की ही भाषा बोलती थी। तो मतलब एक मुसलमान स्त्री होते हुए भी जब उनको चेचक निकली तो उन्होंने, जैसे उस समय माना जाता था कि माता निकलती हैं, तो उनको उनके मंदिर जाकर उन्होंने इस चीज़ के लिए गुहार करी कि आप मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के करीब आने पर इफ़न की दादी को क्या क्या याद आया? सिर्फ एक चीज़ याद आई, वो था उनका मायका, और मायके से जुड़ी हर एक चीज़ उनको याद आती थी। मृत्यु के करीब आने पर इफ़न की दादी को अपना घर याद आता था, यानी कि उनका मायका। इफ़न की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहास से किस तरह बचाती थी? तो उनका जो पूरा परिवार था, यानी कि जो उनकी बहू थी, नातिन थी, यानी कि इफ़न की मम्मी और उनकी बहन, उनसे उपहास से किस तरह बचाया करती थी। टोपी जब इफ़न के घर जाता तो वह इफ़न की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। वह इफ़न की अम्मी और उसकी बाजी के पास ना जाता था। बाजी मतलब बहन। वो दोनों प्रायः टोपी को उसकी बोली के लिए छेड़ती और हंसती थी। जब बात बढ़ने लगती तो दादी ही बीच बचाव करती और कहती, तू उधर जाता ही क्यों है? इस तरह वे टोपी को अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए उपहास से टोपी को बचाती थी। तो यहाँ पर दोनों की भाषा में अंतर होने की वजह से जो है उसका उपहास उड़ता था। तो दादी जो है वो टोपी को बहुत प्यार करती थी और टोपी भी दादी को बहुत प्रेम करता था। तो दादी इसी के तहत जो है उसे कभी किसी के उपहास का पात्र नहीं बनने देती थी। अगला प्रश्न है, टोपी के पिता को भी यह पसंद नहीं था कि टोपी इफ़न से दोस्ती रखे, पर उन्होंने इसका फायदा कैसे उठाया? किस तरह उठाया फायदा? देखिए, टोपी के पिता और घर के अन्य सदस्यों को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि टोपी किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती करे या उसके घर आए जाए। पर टोपी की जाति धर्म से क्या लेना देना था? भाई बच्चों को कभी भी इस चीज़ से मतलब नहीं होता। टोपी के पिता ने जैसे ही जाना कि इफ़न के पिता कलेक्टर हैं तो उन्होंने अपने क्रोध को दबाया और तीसरे दिन ही दुकान के लिए कपड़े और चीनी का परमिट ले आए। तो यानी कि उस समय ना ये सारी चीज़ें परमिट से बिका करती थी, उनकी दुकान थी। अब दुकान में ये दोनों चीज़ें बेचने का परमिट नहीं बन रहा था, तो उन्हें जैसे ही पता चला कि इफ़न के पिताजी कलेक्टर हैं तो वो टोपी का रेफरेंस लेके उनके पास पहुंच गए और उन्हें जो है वो बहुत आसानी से वो परमिट मिल गया जो उन्हें मिल नहीं रहा था। टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों बड़ा होना चाहता था? आखिर मुन्नी बाबू ने ऐसा क्या किया था कि वो उनसे बड़ा हो जाना चाहता था? इफ़न से दोस्ती करने के कारण जब टोपी की पिटाई हो रही थी तभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए कहा था कि यह टोपी एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खा रहा था। तो टोपी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह कबाब को हाथ तक नहीं लगाता। कबाब तो स्वयं मुन्नी बाबू ने खाया था और यह बात घर न बताने के लिए उसे इकन्नी रिश्वत में दी थी। मतलब मुन्नी बाबू ने जो काम किया था उसका सारा दोषारोपण उन्होंने टोपी पर कर दिया था, इसलिए टोपी को बहुत गुस्सा आया था। इसके मज़ा चखाने के लिए टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था, क्योंकि मुन्नी बाबू उससे बड़े थे तो वो उनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ ना पाता। इस कारण से वो टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था कि ताकि इस झूठ के लिए वो उनको मज़ा चखा सके। प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता, स्पष्ट कीजिए। बात सही है। इफ़न और टोपी की दोस्ती जहाँ ये बताती है कि जो है वो किसी भी तरह की जाति को नहीं मानता, वहीं टोपी और इफ़न की दादी का जो रिश्ता है वो उनके उम्र के गैप को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है प्रेम ये भी दिखाता है कि वो उम्र को भी नहीं देखता है। टोपी और इफ़न की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। टोपी कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार का था तो इफ़न की दादी पक्का रोज़ा नमाजी रखने वाली। यह भेद भी इन दोनों को एक दूसरे के प्रेम करने से ना रोक सका।
एक और टोपी 8 साल का था तो इफन की दादी 72 की थी। इस 72 मतलब 72 की। इस पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम के अटूट बंधन में बंधे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं स्वीकारता है। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए कि टोपी को किन किन से अपनापन मिला। क्या आज के समय में भी ऐसा अपनेपन की प्राप्ति संभव है? तो टोपी को अपना घर छोड़कर बाहर जो जिन लोगों से मिला उनमें थी इफ़न और इफ़न की दादी। घर में उनकी 2 नौकरानी थी जिसे अपनापन मिला। घर के और सदस्यों के पास इतना समय ही नहीं था कि वो टोपी की बातों को समझ पाते या उनको समय दे पाते। टोपी शुक्ला पाठ से पता चलता है कि टोपी को अपने मित्र इफ़न और उसकी दादी और घर की नौकरानी सीता से अपनापन मिलता है। टोपी और इफ़न सहपाठी हैं जो समवयस्क हैं और इतने निकट आ जाते हैं कि उन्हें अपनापन मिलने लगता है। इसी प्रकार इफ़न की दादी और सीता ही इफ़न के दुख को समझती हैं और अपनत्व भरा व्यवहार करती हैं। हाँ, आज के समय में भी ऐसे अपनेपन की प्राप्ति संभव है क्योंकि अपनेपन की राह में जाति, धर्म और उम्र आड़े नहीं आते हैं। यह 2 लोगों के सोच, विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी से प्रेम मिलेगा तो इसमें उम्र का कोई भी वो नहीं होता, जाति का नहीं होता, क्योंकि बस ये होते हैं कि हमारे विचार मिलने चाहिए। विचार मिले तो सारी चीज़ें ही शायद संभव हो जाती हैं। आप किसी भी उम्र के हों, कोई भी जाति हो, आपको उस व्यक्ति से प्रेम और सद्भावना हो ही जाती है। अगला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ़न की दादी बहुत प्रिय थी? जब इफ़न की दादी मरी थी तो उसने कहा था कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो क्या अच्छा होता। इससे ये पता चलता है कि वो इफ़न की दादी को बहुत प्रेम करता था। टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठता। वह दादी की पूर्वी को सुनकर खुश होता था, यानी कि वो पूर्वी बोली बोलती थी तो उनसे वो बहुत खुश होता था। दादी उनके दुख और उसकी भावनाओं को समझती थी। इफ़न की अम्मी और बाजी जब टोपी की हंसी उड़ाती तो दादी बीच बचाव कर उसे अपने पास बुला लेती थी। वे टोपी को कहानियां सुनाते हुए खुश रखती। उनके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो जाता है और रोता है। इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ़न की दादी बहुत प्रिय थी, क्योंकि जो प्यार उसे अपने घर में नहीं मिल पाता था वो उसे दादी से मिलता था, इसलिए उसको दादी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो उनके जाने से उनको बहुत दुख भी होता है और साथ में बहुत एक बार वो इफ़न से बोलता भी है कि मेरी दादी की जगह तुम्हारी दादी चली गई होती तो ज़्यादा होता, अच्छा होता। तो इससे ये पता चलता है कि वो इफ़न की दादी से बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। अब हमारे लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए, अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आ गए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। प्रश्न क्या देख रहा है, प्रेम मानवीय रिश्तों की बुनियाद है, इसमें ये उभरने वाले जीवन मूल्यों को टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। टोपी शुक्ला नामक पाठ से ज्ञात होता है कि टोपी के घर में उसकी दादी, उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा और एक छोटा भाई भी था। उसके घर में काम करने वाली सीता और केतकी नामक 2 नौकरानियां हैं, पर टोपी के लिए इस घर में कोई प्रेम नहीं है। टोपी को यह प्रेम अपने मित्र इफ़न, उसकी दादी और अपने घर की नौकरानी सीता से मिलता है। ठीक है, घर वालों से नहीं मिला तो लेकिन उसे नौकरानी से ही मिल गया तो वो उसी के करीब हो जाता है। इस प्रेम के कारण जाति, धर्म, उम्र, पद, मालिक, नौकरानी का भेद नहीं आने पाता है। प्रेम के अभाव में वह अपने घर वालों से रिश्ता नहीं बना पाता, जबकि जहाँ यहाँ उसे प्रेम मिलता है वहाँ नए रिश्ते बन जाते हैं। टोपी का अपने परिवार के सदस्यों से खून का रिश्ता है, पर वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ रिश्ता नहीं वहाँ प्रेम के कारण नए रिश्तों का आगमन हो जाता है। इस प्रकार निसंदेह कहा जाता है सकता है कि प्रेम मानवीय रिश्तों की बुनियाद है। मतलब जहाँ हमें अपनापन और प्रेम मिलेगा, इंसान उसी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी तरफ चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, टोपी और इफ़न की दादी ई के उस प्रेममयी आत्मीय संबंध का वर्णन कीजिए जिसके कारण टोपी ने इफ़न से कहा तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। यानी कि वो दादी से इतना प्रेम करता था कि उसकी जगह वो अपनी दादी के भी चले जाने की कामना करता है। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखती थी, पर उसमें इतना गहरा प्रेम और आत्मीय भाव था कि जाति धर्म का बंधन इसके आगे कहीं ठहर न सका। दोनों ही एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे।
टोपी और दादी के संबंध को इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घरवाले ना समझ पाए। यानी कि टोपी के घरवाले नहीं समझ पा रहे थे, तो उनकी दादी के अगर हस्बैंड यानी कि दादाजी जिंदा होते तो शायद वो भी इसको उतना ना समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। यानी कि दोनों के बड़े बड़े घर थे, सब कुछ था, लेकिन तब भी अपने घरों में वे अकेले थे। दोनों ओ ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। इसी प्रेममयी आत्मीय संबंध के कारण टोपी ने कहा, तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। क्योंकि उसका अकेलापन खत्म करने वाली जो उसकी दादी थी, जो प्रेम उसे अपनी माँ और दादी से मिलना चाहिए था, वो इफ़न की दादी से मिल रहा था। जो ममता उसे वहां से मिलनी चाहिए थी, वो इफ़न की दादी से मिल रही थी। तो अब वही चली गई, तो इससे मतलब उसके जाने से उसका संसार अधूरा हो गया था, इसलिए वो इतना दुखी था और उसने इतनी बड़ी बात कही। तीसरा प्रश्न है, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, वो उसी के बन के रह जाते हैं जिनसे उन्हें प्यार मिलता है। इससे आप कितना सहमत हैं? इफ़न और उसकी दादी के संबंधों के आलोक में स्पष्ट कीजिए। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, उसके अब्बू अम्मी और 2 बहनें थी। इफ़न को अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुसरत से भी प्यार था ही, परंतु दादी से वो ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुसरत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बाहरा बुर्ज, अमीर हजमा, गुलबा वकली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियां सुनाया करती थी। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं और उसी के होकर रह जाते हैं जिनसे उन्हें प्यार मिलता है। तो प्रेम और अपनापन बच्चों को चाहिए होता है, चाहे वो टीचर से मिले, चाहे माँ बाप से मिले, चाहे बाहर किसी से मिले, वो उसी के हो जाते हैं। इसीलिए उनकी ज़रूरत अगर घर में पूरी हो तो शायद वो बाहर न जाए। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों को अपने माता पिता के पद और हैसियत का कुछ ज्यादा ही घमंड हो जाता है। इसका मानवीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है? इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में लिखिए। तो टोपी के दोस्त इफ़न का जब ट्रांसफर हो गया तो नए कलेक्टर जो आए उनके 3 बच्चे थे और उन तीनों बच्चों को कलेक्टर के बच्चे होने का, पद की जो अहमियत थी उसका बहुत घमंड था। और इसी वजह से जब टोपी उनके घर जाता है तो उसके साथ वो लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। इफ़न के पिता कलेक्टर थे। उनका तबादला हो जाने के बाद उनके स्थान पर नए कलेक्टर हरनाम सिंह आए। वे उसी बंगले में रहने लगे जिसमें इफ़न का परिवार रहता था। जब इफ़न को याद करके टोपी उस बंगले में पहुंचा तो चौकीदार ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि चौकीदार जानता था कि ये बच्चा यहाँ आता जाता रहता है, तो उसे जाने दिया। वहां नए कलेक्टर के तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने टोपी से अभद्रता से बातचीत ही नहीं की बल्कि मारपीट भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने टोपी पर अपना एल्सेशियन कुत्ता भी छोड़ दिया, जिसके कारण टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। ऐसा उन्होंने अपने कलेक्टर पिता के पद और हैसियत के घमंड में किया। भाई टोपी उसके साथ वहां पर सिर्फ दोस्ती करने के लिए आया था, लेकिन वो बच्चे बहुत घमंडी थे, इसलिए उन्होंने दोस्ती करना उचित नहीं समझा और उन्होंने इतनी अभद्रता की। मानवीय संबंधों पर इसका यह असर होता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और बढ़ते घमंड को रोकने के लिए बच्चों को प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, पारस्परिक सद्भाव, सभी को सम्मान समझने की भावना, त्याग जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए तथा इन मूल्यों को बनाए रखते हुए उनके सामने अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि बड़ों को के अंदर भी अगर अच्छे व्यवहार हैं तो उनके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आएगी। इस तरीके से ये पार्ट हमने यहाँ ख़त्म किया। आई थिंक आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये तो हमारी संचयन बुक के सभी प्रश्न उत्तर मैंने कर लिए, लेकिन अभी हमारा और भी चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चंस मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।